घर का माहौल बेहद शांत था। लॉन्ज में सभी लोग चाय का आनंद ले रहे थे। राहत अभी जैद इब्राहिम की तरफ चाय बढ़ाने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सभी की नजरें हैरानी से दरवाजे की ओर उठीं। जैद की अम्मी, जो राहत की होने वाली सास थीं, तुरंत बोलीं, राहत, देखो कौन आया है। राहत ने चुपचाप सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, जबकि राहत की मां सुरैया बेगम के कान भी दरवाजे की तरफ लगे थे। राहत ने दरवाजा खोला ही था कि कई पुलिस वाले एक साथ अंदर आए थे। उनका रौबदार अंदाज देखकर राहत डरकर एक तरफ को खड़ी हो गई थी। डीएसपी, जो बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक लग रहा था, राहत को देखते ही बोले, घर के बड़े लोग कहाँ हैं। राहत ने घबराकर अंदर की ओर इशारा किया था। डीएसपी और बाकी पुलिस वाले तुरंत लॉन्च में दाखिल हो गए। थोड़ी देर पहले जो सुकून का माहौल था, अब वहां डर और बेचैनी छा गई थी। पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया था। डीएसपी ने जैद इब्राहिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अचानक एक शोर उठा था। सभी की सांसें जैसे थम गई थीं। जैद के पापा रहमान साहब तुरंत आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है और उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो आप लोग। डीएसपी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो पूछना है थाने आकर पूछना। आपका बेटा ऐसा गुनाह कर चुका है कि उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। ये कहकर डीएसपी ने अपने सिपाहियों को जैद को ले जाने का इशारा किया। जैद का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो चुप खड़ा रहा। राहत, जो बुरी तरह घबराई हुई थी, आगे बढ़ी और उनके रास्ते में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैद ने कुछ नहीं किया। डीएसपी ने गुस्से से राहत को झिड़कते हुए कहा, हटो लड़की हमारे रास्ते से। तुम्हारे आंसू बहाने से इसकी सजा कम नहीं हो जाएगी। तुम्हारे जैद को इतने कोड़े लगाए जाएंगे कि वो अब इंसान बन जाएगा। राहत की मां सुरैया बेगम आगे आई थीं। उन्होंने अपनी बेटी को थाम लिया। हौसला रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। जैद ने एक बार राहत की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुपचाप पुलिस के साथ चला गया था। घर का माहौल अब पूरी तरह डर और बेबसी से भर चुका था। हर चेहरा सवालों से घिरा हुआ था। राहत दरवाजे के पास खड़ी आंसू बहाती दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जैद बेगुनाह साबित हो और जल्दी घर लौट आए। घर में फैली खामोशी अब एक डर की गूंज में बदल चुकी थी। जरीना बेगम, जो अब तक जैद को ले जाने पर खामोश थीं, अचानक चीख चीख कर रो पड़ी थीं। रहमान साहब, ये मेरे बच्चे को कहाँ ले गए। आप कुछ कीजिए, मैं जैद के बिना मर जाऊंगी। ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और उनकी चीखों ने माहौल को और अधिक बोझिल बना दिया था। जिंदगी ने राहत को इतनी बार कठिनाइयों से गुजारा था। उसे लगता था वो मजबूत दिल वाली है। जब उसके पापा उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर गए थे, तब भी उसने अपने अंदर की हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि उसे लगता था कि जैद उसे संभाल लेगा। लेकिन आज ये सब देखकर उसका दिल धड़कना भूल गया था। जैद हमेशा उसके लिए एक सहारा रहा था। जैद के पापा रहमान साहब और राहत के पापा अनवर साहब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती को और भी मजबूत करने के लिए दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। 2 महीने के बाद शादी भी थी। लेकिन पता नहीं अनवर साहब को क्या हुआ कि कुछ ही दिनों से उनके सीने में दर्द महसूस होने लगा था और ये हार्ट अटैक के लक्षण थे जो कोई समझ ही नहीं पाया था। और एक दिन वो अपने सीने पर हाथ रखकर बैठते चले गए थे। सब लोग उनके आसपास जमा हो गए थे और वो दर्द से तड़प रहे थे। इशारा करके सुरैया बेगम से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और जब सुरैया बेगम ने उनके इशारे समझे तो जल्दी से फ़ोन करके रहमान साहब को बुलाया था, जो 2 घर छोड़कर रहते थे। रहमान साहब को सामने देखकर अनवर साहब ने राहत का हाथ रहमान साहब के हाथों में दिया था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। और रहमान साहब ने भी अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था। और तब अनवर साहब ने एक हिचकी ली थी और खामोश हो गए थे और लोगों पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। लेकिन उस समय रहमान साहब ने और जैद ने उन दोनों को संभाला था। हालांकि जरीना बेगम राहत को कुछ इतना खास पसंद नहीं करती थीं। सुरैया बेगम के पास अब रहने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो किराए के मकान में रहती थीं और अब जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो मकान का किराया कहाँ से भरती। और रहमान साहब ने कुछ सोचते हुए सुरैया बेगम और राहत को अपने घर रहने की सलाह दी थी कि 2 महीने बाद तो वैसे भी शादी है। और यूं सुरैया बेगम ना चाहते हुए भी रहमान साहब के घर आ गई थीं। जब जरीना बेगम उस पर गुस्सा करती, जैद आगे बढ़कर उसे बचा लेता था। कभी कभी वो उसे डांटता भी था, ताने देता कि तुम मेरे सिर पर एक बोझ की तरह हो, मेरी नज़रों से दूर क्यों नहीं हो जाती। लेकिन कभी कभी उसका ख्याल भी रख लेता था। यही वजह थी कि राहत उसे नापसंद करते हुए भी दिल के किसी कोने में उसके लिए एक नरम कोना रखने लगी थी। जैद की सख्ती में कहीं ना कहीं उसे एक अपनापन महसूस होता था।
जो राहत को उसके करीब होने का एहसास दिलाता। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वो जैद के अच्छे होने का सबूत नहीं था। ये जुर्म, ये इल्ज़ाम, ये गिरफ्तारी, सब कुछ राहत के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। रहमान साहब, जो अब तक एकदम शांत दिख रहे थे, गुस्से से बोले, तुम परेशान मत हो जरीना, मैं जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ इन पुलिस वालों को। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम होश में आओ। ये कहते हुए वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाने लगे। उनके शब्दों में आत्मविश्वास कम और गुस्सा ज्यादा था, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हों कि सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी अंकल। राहत अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ी थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ते हुए एक पल के लिए रुके थे, पलटकर राहत की ओर देखा और गहरी सोच में पड़ गए। फिर सख्त लहजे में बोले, अच्छा चलो। जरीना बेगम तुरंत बोल पड़ी, राहत का वहां क्या काम? उसे वहां लेकर क्यों जा रहे हैं? लेकिन रहमान साहब ने एक गुस्से भरी नजर जरीना पर डाली थी और वो खामोश हो गई। जरीना बेगम दरवाजे पर खड़ी बेबसी से अपने पति और राहत को जाते हुए देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन दुआ कर रही थीं कि जैद को कुछ ना हो। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी छाई रही। पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचते ही राहत का दिल डर से और तेज धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की उन पलों में शामिल होने वाली थी जो कभी न भूलने वाले थे। पुलिस स्टेशन का माहौल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। रहमान साहब और राहत अंदर दाखिल हुए। एक ठंडी सी हवा ने उनका स्वागत किया था। राहत का दिल जैसे धड़कना भूल रहा था। उसका सिर गुलाबी दुपट्टे से ढका हुआ था। अब बड़ी बड़ी मासूम आंखों में उम्मीद की किरण थी कि शायद पुलिस वालों को गलतफहमी हुई है, जैद बेकसूर है। रहमान साहब तुरंत एक हवलदार के पास गए और अपने बेटे की रिहाई की मांग की। हवलदार ने ठंडे लहजे में सिर हिलाते हुए एक और इशारा किया, आपको डीएसपी साहब के कमरे में जाना होगा। रहमान साहब और राहत दोनों उस ओर बढ़े और दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांका। डीएसपी साहब फोन हाथ में लिए किसी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, जैसे वो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों। रहमान साहब ने धीमी आवाज में सलाम किया और बात शुरू की, सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे बेटे को तुरंत रिहा कर दिया जाए। वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है। डीएसपी साहब ने फ़ोन रखकर उनकी ओर देखा, क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लड़के ने क्या किया है? डीएसपी साहब ने गुस्से से कहा, वो ड्रग्स के केस में फंसा है। इसके साथ साथ न जाने अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। उन्हें झांसा देकर, उनकी फैमिली से दूर करके उन्हें मोटी पार्टी को सौंप देता है। हमें तो ये लगता है कि वो यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएगा। उस पर भारी आरोप लगाए गए हैं और जिन कामों में वो शामिल है उसमें उसकी रिहाई नामुमकिन है। ये सुनकर रहमान साहब की हालत अचानक बदल गई। उनका चेहरा गुस्से और फिर अविश्वास के मिले जुले भावों से सख्त हो गया। राहत की आंखों में भी डर और संदेह की लहर दौड़ गई। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या ये वही लड़का है जिसे वो बचपन से जानती थी? क्या ये वही जैद है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। रहमान साहब बेकाबू होकर बोले। उनकी आवाज़ में अविश्वास और गुस्सा था। मेरा बेटा शरीफ है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। डीएसपी साहब ने सख्ती से कुर्सी से उठते हुए उन्हें गुस्से से घूरा। मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। डीएसपी साहब का लहजा और सख्त हो गया और उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में गूंज गई। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर भी चार्ज लगाकर अंदर कर दूंगा। रहमान साहब और राहत दोनों एकदम सन रह गए थे। रहमान साहब की आंखों में डर की लहर थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े तूफान के सामने खड़े हों। राहत का शरीर भी कांप रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी वो जिस इंसान को जानती थी वो ऐसा भी कर सकता था। दोनों तुरंत बाहर आए थे, जैसे उनके पीछे कोई तूफान चल रहा हो। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रहमान साहब एक बेंच पर बैठ गए और अपने सिर को थाम कर गहरी सांसें लेने लगे। वो उस वक्त पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, किससे मदद लें और इस स्थिति का सामना कैसे करें। राहत ने उनकी ओर एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें नीचे कर लीं। उसकी आंखों में गम और चिंता का बादल था और वो ये सोच रही थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी सवाल का जवाब पा सकेगी कि जैद आखिर इस रास्ते पर क्यों आया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक रहमान साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आकर तो मामला ही पलट गया है। मैं तो समझा था उसने कोई मामूली चोरी की होगी या फिर कोई और मसला होगा, मगर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। लड़कियों का ड्रग्स के आरोप उस पर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा
किसी भी कीमत पर ये लोग जैद को आसानी से रिहा नहीं करेंगे। राहत उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, अंकल आप परेशान ना हो, ऊपर वाला हम पर करम करेगा। आप किसी अच्छे वकील से बात करें, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखने से बेहतर है हम कुछ करें। राहत की बात सुनकर रहमान साहब ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाई और गहरी सांस ली। फिर अचानक उन्होंने सिर उठाया और धीरे से हिलाते हुए बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल जेब से निकाला और किसी नंबर पर कॉल करने लगे। पहली ही कोशिश में उनके दोस्त ने उनकी कॉल उठा ली थी। रहमान साहब ने तुरंत घबराए हुए अंदाज में बात शुरू की, यार मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है और उस पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये कहकर उन्होंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया था। रहमान साहब आपकी बातें सही हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपके बेटे पर जो आरोप है उसकी रिहाई बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ एक वकील ऐसा है जो इस स्थिति में कुछ कर सकता है। वो ऐसा वकील है जिसने कभी कोई केस नहीं हारा। मैं आपको उसका पता भेज रहा हूँ। वो किसी से मुलाकात नहीं करता, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो शायद वो आपसे मिल ले। रहमान साहब ने तुरंत कहा, मुझे उसका एड्रेस और नंबर जल्दी से भेज दो, मैं तुरंत संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ही पलों बाद उनके मोबाइल पर एक संदेश आया। अमन जहांगीर एडवोकेट नाम से एक मैसेज था जिसमें वकील का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। रहमान साहब ने इस पते को देखकर तुरंत राहत की तरफ मुड़कर देखा। राहत, चलो हमें इस वकील के पास जाना होगा। राहत ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दोनों गाड़ी की ओर बढ़े। दोनों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी। वे दिए गए पते की ओर रवाना हो गए। राहत दिल से दुआ कर रही थी कि ये वकील उनकी कुछ मदद करे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। कुछ देर बाद वे उस पते पर पहुंच गए थे। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़े थे जहां अमन जहांगीर का घर था। रहमान साहब ने गहरी सांस ली और राहत को देखते हुए कहा, चलो हमें कोशिश करनी होगी। रहमान साहब ने आगे बढ़कर गार्ड से कहा, मुझे सर अमन जहांगीर से मिलना है, खुदा के लिए मेरी उनसे मुलाकात करा दीजिए। अगर आज मेरी उनसे मुलाकात ना हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गार्ड ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माफ करें साहब, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि इस साहब के आराम करने का टाइम है। अगर आपको मुलाकात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेकर आइए। ये सुनकर रहमान साहब की आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, राहत ने गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में दर्द और विनती की गहराई थी। चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। खुदा के लिए एक बार हमारी मुलाकात सर से करवा दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। अगर आज हम उनसे न मिल सके तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसका मासूम चेहरा और कांपते हुए होंठ गार्ड के दिल पर असर कर गए थे। गार्ड ने एक पल के लिए राहत को गौर से देखा और फिर रहमान साहब की ओर एक हल्की सी नज़र डाली। देखिए, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अगर सर आपसे मिलने के लिए राजी हुए तो आप जा सकते हैं। ये कहकर उसने इंटरकॉम से अंदर बात की। कुछ पलों के बाद उसने दरवाज़ा खोला और दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। रहमान साहब की आंखों में सुकून की झलक थी और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने तुरंत छुपा लिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उनकी नज़र तुरंत गार्डन पर पड़ी थी। दोनों हैरान रह गए थे, क्योंकि गार्डन इतना खूबसूरत था कि ऐसा नज़ारा उन लोगों ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हर तरफ हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल और हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ये बंगला नहीं बल्कि किसी महल जैसा लग रहा था। चमचमाती दीवारें, शाही फर्नीचर और कलाकृतियाँ, जिन्हें देखकर उनका दिल धड़कने लगा था। तभी एक नौकरानी आई जिसने सिर झुकाकर कहा, सर स्टडी रूम में है, आप दोनों को वहीं बुलाया है, आप मेरे पीछे आइए। नौकरानी के साथ वे स्टडी रूम की ओर बढ़ गए थे। जब दरवाज़ा खुला तो सामने ही अमन जहांगीर अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ बैठा था। एक टांग पर दूसरी टांग रखे, उंगलियों में सिगरेट दबाए वो मोबाइल में बिजी था। उसकी पर्सनालिटी में एक खास आकर्षण था। वो बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था, जैसे कोई भी मुश्किल उसके लिए मामूली हो। रहमान साहब और राहत के कदम स्टडी रूम में प्रवेश करते ही रुक गए। उनके सामने अमन जहांगीर की पर्सनालिटी उन्हें बेहद छोटी महसूस करा रही थी। रहमान साहब ने एक नज़र अमन जहांगीर पर डाली और उनकी आंखों में थोड़ी सी चिंता और दर्द दिखाई दिया। राहत की नज़रें भी अमन जहांगीर पर टिकी हुई थीं और वो सोच रही थी, क्या ये वकील सच में उनकी मदद कर सकता है। अमन जहांगीर ने ठंडे स्वर में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। रहमान साहब ने गहरी सांस ली। सर, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है।
हमारे बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं और हम पूरी तरह बेबस हो गए हैं। अमन जहांगीर ने एक पल के लिए मोबाइल छोड़ा और दोनों को तीखी नज़र से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। जिसने आपको मेरा कॉन्टैक्ट दिया होगा, मेरे घर का पता दिया होगा, उसने आपको मेरे तौर तरीके भी बताए होंगे। उसकी आवाज़ में एक ख़ास गंभीरता थी जिसने रहमान साहब और राहत दोनों को बेचैनी से भर दिया था। मैं इस तरह किसी से मुलाकात नहीं करता, सिर्फ इस लड़की की वजह से मैंने हाँ की है। खैर, मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद ही मैं आपका केस सुनूंगा। रहमान साहब ने तुरंत दृढ़ता के साथ जवाब दिया। सर, आप आदेश करें, मैं आपकी सेवा में सब कुछ पेश करने को तैयार हूँ। अमन जहांगीर ने एक दिलचस्प निगाह रहमान साहब पर डाली और फिर राहत की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए सवाल किया, इस लड़की का क्या नाम है? उसकी नज़रों की तपिश से राहत घबराती हुई रहमान साहब की पीठ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे अमन की नज़रों से उलझन होने लगी थी। जी सर, इसका नाम राहत नूर है और ये मेरे बेटे जैद इब्राहिम की मंगेतर है। उन्होंने अपनी पीठ के पीछे से हाथ पकड़कर राहत को अपने बराबर खड़ा किया था। अमन जहांगीर की नज़रें अब भी राहत पर ही जमी हुई थीं। हल्का गुलाबीपन लिए उसका दूधिया रंग, बड़ी बड़ी शहद रंग की कांच जैसी आंखें जिनमें इस वक्त डर समाया हुआ था, ऊंची लंबी नाक, सुराहीदार गर्दन, नर्म नाजुक वजूद जिस वक्त नेट के दुपट्टे से उभर कर अमन जहांगीर को अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा मासूम हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। जैद इब्राहिम, तुम जैसे पापी इंसान को ये मासूम लड़की डिजर्व नहीं करती। अमन जहांगीर की आंखों में एक चमक आई थी, होठों के कोने पर एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। उसने रहमान साहब को देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, आपके बेटे का जैसा भी केस हो, किसी भी मुसीबत में वो फंसा हो, मैं इस केस को आसानी से हल कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रहमान साहब की आंखों में चिंता और बेचैनी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अमन जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बाहर जाओ, मैं इनसे बात करूंगा। राहत तुरंत सहमकर रहमान साहब को देखने लगी, लेकिन रहमान साहब ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही राहत बाहर निकली, अमन जहांगीर ने अपनी निगाहें रहमान साहब पर गड़ा दी और फिर उसकी आवाज़ ने सन्नाटे को भेद दिया। अगर आप अपने बेटे को बेकसूर साबित करवाना चाहते हैं, उस पर लगे सभी आरोप हटवाना चाहते हैं, तो मेरी एक शर्त है। रहमान साहब ने धीरे से सिर उठाया। मैं जैद इब्राहिम की मंगेतर राहत नूर के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं ये केस सुनूंगा, वरना आप यहाँ से चले जाएं। रहमान साहब उस पल में पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे, जैसे उनके शरीर से सारी ताकत छिन गई हो। उन्होंने फटी फटी निगाहों से अमन जहांगीर को देखा। उनके दिमाग में जबरदस्त शोर था, जैसे वो इस बात को समझ न पा रहे थे। उनका दिल डूबने लगा और उनकी जुबान जैसे सूख गई थी। आप क्या कह रहे हैं? रहमान साहब की आवाज़ में डर और हैरानी का मेल था। अमन जहांगीर ने उनकी कमजोरी को महसूस किया और ठंडे लहजे में कहा, यही शर्त है रहमान साहब, इसके बिना आपका बेटा ना तो बच सकता है और ना ही आपका केस हल हो सकता है। रहमान साहब की आंखों में अब एक अजीब सी लाचारी और बेचैनी थी। वो असहाय हो गए थे, जैसे सारी शक्ति उनके शरीर से छिन चुकी थी। उनके दिल में एक बड़ा भारी तूफान मचा हुआ था, जिसमें खुद की इज्जत, राहत की इज्जत और अपने बेटे की जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। अमन जहांगीर की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वो बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहा था, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। उसकी पर्सनालिटी में छुपी गहराई और ताकत का असर साफ झलक रहा था और रहमान साहब की आंखों में लाचारी के सिवा कुछ भी न था। अमन जहांगीर ने तुरंत अपने मोबाइल पर कॉल डायल किया और इशारा किया रहमान साहब चुप रहें। उसने कॉल को स्पीकर पर डाल दिया ताकि रहमान साहब भी सुन सकें। अमन एक गंभीर लहजे में बोला, जैद इब्राहिम नाम का कोई केस आया है क्या? डीएसपी साहब की आवाज़ तुरंत उसके कानों तक पहुंची। जी सर, आया है। आप उसे जानते हैं क्या? अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी रिहाई दे देता हूँ। सब ठीक है? रहमान साहब ये आवाज़ सुनकर हैरानी से अमन जहांगीर की तरफ देखने लगे। अभी कुछ समय पहले वही डीएसपी उन्हें कड़े लहजे में वहाँ से निकाल चुका था और अब अचानक उसकी एक कॉल पर इतना विनम्र कैसे हो गया? उनका दिमाग इस बदलाव को समझने में बेचैन था। अमन जहांगीर ने मुस्कुराकर रहमान साहब को देखा और फिर डीएसपी साहब से कहा, नहीं, अभी कोई काम नहीं, फिलहाल उस लड़के का ख्याल रखो। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। जी जी सर, जैसा आप चाहें। डीएसपी साहब की आवाज़ में नरमी थी और उसके बाद फ़ोन कट हो चुका था। रहमान साहब की नज़रें अमन जहांगीर पर टिक गईं। वो अपनी जगह से उठे और अमन जहांगीर के सामने जाकर खड़े हो गए।
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जो राहत के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अमन जहांगीर ने एक ठंडी और तंजिया निगाह रहमान साहब पर डाली थी और फिर सिर हिलाकर बोला, देखिए, मैं ज़बरदस्ती में यकीन नहीं रखता। आप अपनी होने वाली बहू को अच्छे से ये बात समझा दें। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी या मेरी कोशिशों को नकारा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। मुझे उसका पूरा सहयोग चाहिए। रहमान साहब के दिल में एक अजीब सी कसक हुई, मगर उन्होंने अमन की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जी सर, आप केस की तैयारी करें, मैं राहत को राजी करके लाता हूँ। वो आपके हर हुक्म पर सर झुकाएगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये कहते हुए वो फौरन बाहर निकल गए। उनका चेहरा अब कठोर हो चुका था और उनकी मुस्कान कहीं गायब हो चुकी थी। रहमान साहब बाहर आकर बेचैन नज़रों से राहत को ढूंढने लगे। वो उन्हें सामने ही बैठी गार्डन में दिखाई दी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए राहत के पास आए थे। राहत रहमान साहब को देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। अंकल, क्या कहा वकील साहब ने? लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे और जब हिम्मत जमा करके बोले थे और जो कुछ राहत ने सुना था उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया हो। वो आंखें फाड़े मुंह खोले अपने होने वाले ससुर को और अपने पापा के एक ऐसे दोस्त को देख रही थी जिन्होंने उसके मरते हुए बाप से वादा किया था कि हमेशा राहत को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने देंगे। और आज वही उसकी इज्जत का सौदा कराए थे। अंकल, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से उसके होंठ हिले थे। राहत, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बेटे की जिंदगी और तुम्हारे होने वाले पति की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम जैद के लिए क्या कर सकती हो, बताओ, फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? अंकल, मैं जैद के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिनमें अविश्वास और भरोसा टूटने का दर्द था। तो तुम्हारी जान से जैद को कोई फायदा नहीं हो रहा जो तुम उसके लिए अपनी जान लुटाओगी। बस एक रात की कुर्बानी और जैद सलाखों के बाहर होगा। और अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह न होगी। जो लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी को न बचा सके उसे अपने बेटे की ज़िंदगी में कभी लेकर नहीं आऊँगा। इस वक्त वो बेरहमी की हद पर खड़े थे। वो कांपते हुए वहीं गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठ चुकी थी। मैं जैद से मिलना चाहती हूँ अंकल। उसके दिल में एक आस जगी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन तुम्हारा जवाब हर कीमत पर हाँ में होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता तुम जैद के सामने जाकर ये सब बात करो। उसने बेबसी से रहमान साहब को देखा था, लेकिन फिलहाल तो उसे बस जैद से मिलना था। आगे उसने क्या करना था बाद में डिसाइड करना था। रहमान साहब अंदर अमन के पास गए, उसे ये बताने कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। वो जैद के सामने बेबस निगाहें लिए खड़ी थी और जैद नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। जैद, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? उसके बोलने के अंदाज में क्या कुछ नहीं था, दर्द, बेबसी और लाचारी। राहत, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं कसूरवार हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ शक की बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया है। लेकिन जैद, इन लोगों के पास सबूत हैं। कैसे खुद को बेगुनाह साबित करोगे? उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। जो कहना चाहती थी कह नहीं पा रही थी और फिर बहुत हिम्मत करके बोली थी, जैद, अगर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इज्जत को बचाते बचाते मेरी इज्जत दागदार हो जाए तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? जैद ने हैरत से सामने खड़ी राहत को देखा था। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो? उसकी आंखों से आंसू बह पड़े जो उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर लिए थे और फिर उसने बिना डरे सारी बात जैद के सामने रख दी, क्योंकि अब जैद ही एक आखिरी सहारा था जो उसे बचा सकता था। उसे तो लगा था जैद उसकी बात सुनकर गुस्से से गजबनाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक गहरी सांस खींचकर रह गया था और आगे वो बहुत ही बेरहमी और संग दिली से बोला था, राहत, अगर मेरी ही जिंदगी नहीं बची तो फिर तुम खुद को बचाकर भी क्या करोगी? मुझे लगता है अमन जहांगीर की शर्त मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और राहत को उसकी बात सुनकर ऐसा लगा था जैसे जीने की आखिरी उम्मीद भी छिन चुकी थी। वो तो एक बेगैरत इंसान से दिल लगा बैठी थी। उसे सामने खड़े इंसान से घिन और नफरत महसूस होने लगी थी। वो उल्टे कदमों वापस आ गई थी और जैद उसे आवाज़ें देता रह गया था, हरगिज़ भी नहीं, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूँगी एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो खुद अपनी होने वाली बीबी की इज्जत दांव पर लगा रहा था। मुझे नहीं रहना इन बेगैरत लोगों के बीच। वो आंसू पोंछती हुई पुलिस थाने से बाहर निकली थी, लेकिन रहमान साहब तो उसका ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राहत उनके बेटे की जिंदगी के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थी।
वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी थी, जबकि रहमान साहब ने उसकी कलाई पकड़ी थी। कहाँ जा रही हो? हमें अभी और इसी वक्त अमन जहांगीर के पास जाना पड़ेगा। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया था। हरगिज भी नहीं, निकाल दें आप मुझे अपने बेटे की जिंदगी से, अपने घर से, लेकिन मरकर भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। नहीं रहना मैंने आप जैसे लोगों के घर में। वो चीख पड़ी थी और रहमान साहब ने उसकी कलाई को मजबूती से दबोचा था। खबरदार, खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, चलो और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो उसे खींचते हुए गाड़ी में बिठा चुके थे और सीधा अमन जहांगीर के कोठी पर जा पहुंचे थे। अपनी मर्जी से अमन जहांगीर के पास चली जाओ, वादा करता हूँ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने घर की बहू बनाऊंगा। और अगर मेरी बात न मानी तो भूल जाओ कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में जिंदा है। और वो उसे बेबस निगाहों से उस इंसान को देख कर रह गई थी। वो चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी और मुर्दा कदमों से कोठी के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जहाँ बाहर हॉल में ही अमन जहांगीर सोफे पर टांग जमाए बैठा था। जैसे उसे उम्मीद थी राहत जरूर आएगी। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अमन के होठों पर एक मुस्कान उभरी थी। सोफे से उठकर उसने उसकी कलाई पकड़ी और सीधा रूम के अंदर ले गया। सोफे पर बिठाते हुए खुद भी उसके करीब बैठा था। हो गई तसल्ली तुम्हारे दिल को? किस उम्मीद से तुम उस जैद के पास गई थी कि वो तुम्हें बचा लेगा? अच्छी तरह जानता हूँ मैं उस इंसान को। बेहद जालिम इंसान है वो, जिसे लड़कियों की इज्जत का ख्याल नहीं, जो उनकी सौदेबाजी करता है। वो भला तुम्हारी इज्जत को क्यों खातिर में लाएगा? तुम भी उसके लिए एक आम सी मामूली लड़की हो, जिस वक्त उसकी जान और इज्जत बचाने के लिए एक मोहरा हो। ये कहते कहते अमन ने हाथ बढ़ाया उसके आंसू पोंछने के इरादे से, लेकिन राहत बिदक कर सोफे से खड़ी हो गई थी। नहीं प्लीज़, मेरे करीब मत आना, मैं जी नहीं सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। आप मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हैं ना? मैं राजी हूँ। आप मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, जितनी चाहे रातें गुजार सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूँगी, बल्कि आपको अपनी तरफ से खुली इजाज़त दूंगी। लेकिन बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे करीब आने से पहले मुझसे एक जायज़ रिश्ता जोड़ लें, मुझसे निकाह कर लें। उसके बाद मेरे करीब आएंगे तो कम से कम मुझे ये तो सुकून होगा कि मैं एक जायज़ रिश्ते के बाद ही आपके करीब आई हूँ। नाजायज़ तरीके से आप मेरे करीब आए तो मुझे खुद से ही घिन महसूस होगी। जब आपका मुझसे दिल भर जाए तो आप मुझे तलाक दे देना। और उसकी ये बातें सुनकर अमन एक गहरा सांस खींचकर रह गया था। वो तो उस लड़की से कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन जब उसने निकाह वाली बात रखी तो पता नहीं क्यों अमन के दिल में भी ये ख्वाहिश जागी थी कि वो इस मासूम और बेसहारा लड़की को सहारा दे। उसने उसी वक्त जेब से मोबाइल निकाला था और किसी को फ़ोन करने लगा। आधे घंटे बाद ही उसके घर में कुछ लोग आए थे, जिनमें एक निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब भी थे। और उन लोगों को देखकर राहत को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ था, लेकिन आंखों से आंसुओं की नमी कम नहीं हुई थी। कुछ ही देर में वो अमन जहांगीर के नाम हो चुकी थी। अमन उन लोगों को छोड़ने बाहर जा चुका था और जब थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, जो उसने राहत के सामने रख दी। राहत बेहिस बेहरकत बेड पर बैठी हुई थी। वो अब अमन को खुद के करीब आने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद ही उसको ये हक दे चुकी थी। लेकिन चेहरे पर दुखों के गहरे साए थे। उसने ये तो नहीं सोचा था जो उसकी ज़िंदगी में ये भयानक सपने की तरह गुजर रहा था। अमन गहरा सांस लेते हुए उसके सामने बैठा था। तुम खाना खाकर आराम से रिलैक्स करके सो जाओ, मुझे जैद इब्राहिम के केस को स्टडी करना है। वो उठकर जाने लगा कि तभी पीछे से राहत की आवाज़ आई थी। तो क्या अपनी शर्त के मुताबिक आप जैद को रिहा करवा देंगे, ये जानते हुए भी कि वो मुजरिम है? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं राहत कि एक लड़की की कुछ पल की संगत के लिए उस खतरनाक मुजरिम को यूं ही छोड़ दूं। तुम्हें अपने पास रखने का मेरा कुछ और ही मकसद था। एक रात के बहाने मैं रहमान साहब से तुम्हें इसलिए मांगा था ताकि मैं जैद की पूरी सच्चाई बिद सबूत के जान सकूं, और ये भी मेरे गेम का हिस्सा था। अगर वो तुम्हें मेरे हवाले कर देते तो मेरे हाथ एक और बड़ा सबूत लग जाता, जो कि अब लग चुका है। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उसका काम आसान हो गया था। वो आगे बोला, लेकिन तुम जिस तरह डरी हुई थी, जिस तरह जैद और रहमान साहब ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था कि जो लोग तुम्हारी इज्जत की परवाह ना कर सके और अपनी इज्जत और ज़िंदगी को बचाने में लग गए, वो आगे तुम्हारा क्या साथ देंगे? क्या वो लोग तुम्हें कबूल कर लेते जब तुम एक रात गुजार कर उन लोगों के पास जाती? हरगिज़ भी नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना कर तुम्हें वो मान और सम्मान दिया है जिसकी तुम हकदार हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मैं पूरी रात केस स्टडी कर लूँ, उसके बाद तुम्हें जैद के खिलाफ गवाही देनी होगी।
बोलो मंजूर है। लेकिन लेकिन सर, मेरी माँ उस घर में अब तक मौजूद है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ। और राहत कुछ पल सोचने के बाद गर्दन हाँ में हिला चुकी थी और वो हल्के से मुस्कुराता हुआ कमरे के साथ लगे स्टडी रूम में जा चुका था, जबकि राहत अपने आंसू पोंछते हुए सामने रखे खाने को देखने लगी थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए खाने की ट्रे टेबल पर रखकर तकिया सही करके लेट गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में जैद इब्राहिम जैसे लोग हैं तो अमन जहांगीर जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और फिर अगले ही दिन रहमान साहब अमन जहांगीर की कोठी पर हाजिर थे। सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब आप लड़की को हमारे हवाले कर दें और मेरे बेटे को बाइज्जत बरी करवा दें। रहमान साहब की बात पर अमन जहांगीर तंजिया कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। राहत के बारे में भूल जाएं कि अब मैं उसे आपके हवाले करूंगा, क्योंकि अब वो मेरी इज्जत बन चुकी है। रात ही मैंने उससे निकाह कर लिया है और मैं अपने उसूलों का गिरा हुआ नहीं हूँ जो नाजायज़ तरीके से एक लड़की का फ़ायदा उठाता। खैर, ये सब छोड़ें, आपके बेटे के केस की सुनवाई 3 दिन बाद अदालत में होगी। अभी फ़िलहाल आप जा सकते हैं। ये कहकर अमन जहांगीर रुका नहीं था, लंबे लंबे कदमों से अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था, जबकि रहमान साहब तो हक्का बक्का कितनी देर तक खड़े रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो राहत से निकाह कर चुका था। खैर, उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस अपने बेटे को बचाना था। और 3 दिन बाद जैद इब्राहिम के केस की सुनवाई थी और जब वहाँ पर अमन जहांगीर ने अपने सबूत पेश किए और गवाह के तौर पर राहत को कटघरे में खड़ा किया तो जैद इब्राहिम और रहमान इब्राहिम के तो जैसे पसीने छूट गए थे। राहत ने अपना बयान दिया था कि जो इंसान अपनी होने वाली पत्नी का सौदा कर सकता है तो इस बात में कोई शक नहीं, वो और लड़कियों की इज्जत का भी सौदा कर चुका है। और फिर उसने जज साहब को सब बता दिया था कि जैद ने खुद को बचाने के लिए किस तरह उसे अमन जहांगीर के पास भेजा था। कुछ और भी सबूतों के मद्देनज़र जैद को सख्त सज़ा सुनाई गई थी। राहत ने एक नज़र उठाकर कटघरे में खड़े जैद इब्राहिम को देखा था, जिसकी आंखों के कोनों पर नमी चमक रही थी और वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। राहत को दुख हुआ था। उसने इस इंसान के हवाले से न जाने कितने सपने सजाए थे, उसे अपना सब कुछ माना था। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आए थे और जैद इब्राहिम भी उसे ही देख रहा था और ये मंजर अमन जहांगीर की आंखों से छुपा न रह सका। अमन जहांगीर राहत की आंखों से बहते आंसुओं का कुछ और ही मतलब निकाल ले गया था। अदालत के बाहर शाम का मंजर था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ पल भर के लिए रुक सा गया हो। अमन जहांगीर ने राहत की कलाई थाम रखी थी। उसके हाथों की सख्ती से ये जाहिर हो रहा था कि उसके भीतर भावनाओं का तेज तूफान बेकाबू हो रहा है। राहत ने बेबसी से उसके चेहरे की ओर देखा, जहां गुस्सा, जुनून और एक अजीब सी नापसंदीदगी झलक रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी अमन इस कदर गुस्से में क्यों था। सर, प्लीज़ मुझे एक बार जैद से बात तो करने दें, वो बेबसी अंदाज में इल्तिजा कर रही थी, लेकिन अमन के सख्त हाव भाव से उसे किसी जवाब की उम्मीद न थी। अमन ने बिना कुछ कहे उसे गाड़ी की तरफ ले जाकर फ्रंट सीट पर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और राहत उसके सख्त रवैये से डर गई थी। सर, ये सब सही नहीं है, मुझे बस एक पल चाहिए था, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में एक दर्द भरी इल्तिजा थी, लेकिन अमन ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं थी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। अमन के चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी और होंठ खामोश थे, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई तूफान छिपा था। राहत ने फिर हिम्मत जुटाई। सर, जैद मेरा मंगेतर है, मेरा हक है मैं एक बार उसके मुंह से सच्चाई सुनूं। अमन ने एक पल के लिए अपनी नज़रें बदली और राहत की तरफ देखा। तुम्हारा हक? उसने हल्की लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा हक अब मेरे साथ है, न कि उस इंसान के साथ जो एक पल में तुम्हारी इज्जत का सौदा कर गया था। राहत के दिल पर ये शब्द तीर की तरह लगे थे, लेकिन उसने अपनी बात कहने से खुद को रोका नहीं। मैं आपकी एहसानमंद हूँ सर, लेकिन मैं बस, अमन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। गाड़ी के भीतर एक गूंज पैदा हुई थी और राहत की आवाज़ दब गई। अब ये तुम्हारे हक का सवाल नहीं, तुम्हें अब ये समझना होगा कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो और मेरी ज़िंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है, ख़ास तौर पर उस जैद की। राहत चुप हो गई थी। गाड़ी आखिरकार बंगले के सामने जाकर रुकी थी। अमन ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। चलो, लहजा सख्त था। राहत ने चुपचाप उसकी बात मानी और गाड़ी से बाहर निकल आई। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में घर के नौकर हैरान नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। बिरजू काका,
जो उसके खास नौकर थे आगे बढ़े। सर, हमने सुरैया बेगम को आपके बताए हुए फ्लैट पर पहुंचा दिया है और उनके रहने का अच्छा इंतजाम भी कर दिया है। गुड। जबकि अपनी माँ का सुनकर राहत ने भी सुकून की सांस ली थी। कमरे में दाखिल होते ही अमन ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ पलटा। तुम्हें आखिर जैद के लिए इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वफादारी अब मेरे साथ होनी चाहिए? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अमन की नज़रें राहत पर गड़ी थीं और राहत की आंखों में डर और बेबसी के साए लहरा रहे थे। उसके दिल में एक जंग चल रही थी, लेकिन वो इस सब को समझने से कासिर थी। अमन के शब्द गूंज की तरह उसके जहन में बार बार आ रहे थे, मगर उसने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी नहीं है, और बात रही आपके साथ की, तो मैं आपके साथ कोई भी जज्बाती रिश्ता क्यों जोड़ूं? क्योंकि सर, आप तो मुझे तलाक दे देंगे। राहत की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोका नहीं था। मेरा रिश्ता जैद से था और मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताऊं। उसके सिवा मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा नहीं था। अमन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कांच की मेज पर जोरदार लात मारी थी। मेज के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे और राहत डरकर पीछे हटी थी। जैद का नाम सुनकर अमन जहांगीर गुस्से के मारे खौल कर रह गया था, लेकिन सामने खड़ी राहत को डर से कांपते देखकर उसने गहरी सांस ली और गुस्से को शांत करते हुए बोला, यहाँ मेरे सामने जैद का नाम लेना बंद करो। आखिर क्यों बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? अपनी बीवी के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुनकर मुझे सहन नहीं हो रहा। राहत के आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर बहने लगे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे और शब्द गले में अटक गए थे। अमन ने एक पल के लिए उसके आंसुओं को देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अफसोस के भाव आ गए थे। वो धीरे धीरे राहत के करीब आया, उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। राहत की हल्की हल्की सिसकियां अमन के दिल में दर्द की लहर बनकर दौड़ गईं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो राहत? अमन की आवाज़ अब पहले से धीमी और नरम हो चुकी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने तुमसे शादी तुम पर तरस खाकर की थी, तुम्हें सहारा देने के इरादे से की थी, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी गैरत हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ? तुमसे दूर होने का ख्याल मुझे बेचैन कर देता है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मिल्कियत, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ, और अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहते कहते उसने राहत को खुद से अलग करके बेड पर बिठाया था और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, जबकि राहत को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ सुन रही थी। अमन ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, मैं अमन जहांगीर हूँ राहत। मेरी शख्सियत में ये शामिल नहीं कि मैं अपनी चीज़ों को या अपने लोगों को खुद से दूर जाने दूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा तो दिल तुम पर मचल उठा था, और जब मुझे पता चला तुम जैद की मंगेतर हो तो मुझे अफसोस हुआ था तुम्हारी किस्मत पर, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। मैंने रहमान जी के सामने उनके बेटे को बचाने के लिए डील रखी थी कि एक रात के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ दें। आगे क्या करना था मैं सोच चुका था, और बाकी तुम्हें सब कुछ पता है। खैर, अब तुम मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। राहत ने धीरे से सिर उठाया और उसकी नज़रें अमन के चेहरे पर थीं। वो उसकी बातों में छुपी सच्चाई को महसूस करने लगी। अमन का लहजा, उसके अल्फाज, उसका अंदाज, सब में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैं जानता हूँ राहत, जैद तुम्हारा अतीत है और मैं तुम्हारा आज। तुम्हें अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में जीना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। अमन की आवाज़ में अब नरमी थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जैद और उसके पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हारी इज्जत का सौदा किया, तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उनकी मर्जी से करो, और मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया, तुम्हें वो मान दिया जो एक औरत को मिलना चाहिए। अमन की बातों में गहराई थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। जैद ने सच में मुझे कभी इज्जत नहीं दी जो आपने दी है। अमन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर नरमी से अपने होंठ रखे थे, और उसके होंठों का स्पर्श महसूस करके राहत बुरी तरह कांप गई थी। अमन ने राहत के आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा राहत। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में हर वो खुशी वापस लाऊंगा जो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी। राहत ने धीरे से अपनी नज़रें झुका लीं। अमन के अल्फाजों में एक अजीब सी कशिश थी जो उसके दिल में भरोसे और मोहब्बत के जज्बात जगा रही थी।
अब वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में इनकार नहीं था। अमन ने उसके चेहरे पर छाई थकावट और असमंजस को देखा और उसे आराम करने को कहा। चलो अब लेट जाओ। अमन ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे बेड पर लिटा दिया। वो खुद भी उसके पास बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये समझना होगा कि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। राहत ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे थे। मैं कोशिश करूंगी सर कि मैं इस रिश्ते के लिए वफादार रहूं। अमन ने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया। पहली बात, मुझे सर कहना बंद करो। मेरा नाम अमन है और मैं चाहता हूं तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। राहत ने झिझकते हुए कहा, अमन। ये पहली बार था जब राहत ने उसे उसके नाम से पुकारा था। अमन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो थोड़ा सा और करीब आया और बोला, अब लग रही हो ना कि तुम मेरी बीबी हो। अमन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं सख्त हूँ, शायद गुस्से वाला हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। राहत की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। वो अमन की बातों में छुपी मोहब्बत और सच्चाई को महसूस कर रही थी। अमन ने उसे थोड़ा करीब खींचते हुए कहा, मैं चाहता हूँ हम दोनों अभी एक नई रिश्ते की शुरुआत करें। मैं तुम्हारे माजी की बात नहीं करूँगा। बस हम दोनों अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिएंगे जैसे हम आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। ये कहते कहते अमन जहांगीर ने हल्के से अपने होंठ उसके होंठों से रब कर दिए थे और इस हरकत पर राहत के पूरे शरीर में करंट दौड़ा था। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं। अमन ने उसे तसल्ली दी और कहा, ये हमारी कहानी का नया अध्याय है और हम दोनों इसे मिलकर लिखेंगे और मैं वादा करता हूँ ये अध्याय हमेशा खुशियों से भरा होगा। और आज राहत की आंखों में इकरार था और इस इकरार को देखकर अमन जहांगीर कहाँ अपने होश में रहने वाला था। उसने साइड लैंप ऑफ कर दिया था और राहत के पहलू में लेटकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो धीरे धीरे उस पर बादल बनकर छा रहा था और राहत ने उसकी मजबूत पनाहों से निकलने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद अमन जहांगीर का साथ दे रही थी। और उसका साथ पाकर अमन जहांगीर और भी जुनूनी हुआ था। वो अपनी शिद्दतें उसके नर्म नाजुक वजूद पर लुटाने लगा था। तुम्हारी नाजुक खूबसूरती ने तो आज मुझे और भी दीवाना कर दिया राहत। वो उसके कान में सरगोशी करने लगा था, जबकि राहत का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि वो कुछ ही देर में शर्मो हया के सारे पर्दे गिराते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा था। और अब धीरे धीरे उसके दहकते हुए होंठ उसकी ब्यूटी बोन से होते हुए धड़कनों पर जाकर रुक गए थे। नर्म नाजुक धड़कनों का एहसास अमन जहांगीर को किसी और ही दुनिया की सैर करा रहा था। और जैसे ही राहत की नरम गुदाज धड़कनों ने उसके होंठों का स्पर्श महसूस किया था, वो सिसकारी लेते हुए मचल उठी थी। उसने मचल कर राहत के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई थीं और अमन जहांगीर ने उस तड़पती मचलती नाजुक सी राहत को दोबारा से अपने सीने में भींच लिया था। उसके नाजुक बदन की उभरती खूबसूरती को महसूस करके वो बुरी तरह दीवाना हुआ था। ये रात बेहद हसीन थी और दोनों एक दूसरे में बुरी तरह गुम अपनी मोहब्बत की नई कहानी लिख रहे थे। सुबह राहत की आंख खुली तो खुद को अमन जहांगीर की बाहों में देखकर हल्के से मुस्कुराई थी, लेकिन जब खुद पर और अमन जहांगीर पर निगाह पड़ी तो जल्दी से शर्माकर उठ बैठी थी। उसके उठने पर अमन जहांगीर की आंख खुली थी और दोबारा से खींचकर राहत को उसने अपनी बाहों में समेट लिया था। अमन, छोड़ें प्लीज, टाइम पता है क्या है? 12 बजने वाले हैं। घड़ी का काम है आगे बढ़ते रहना, लेकिन अभी फिलहाल मुझे किसी की परवाह नहीं। चुपचाप मेरी बाहों में लेटी रहो। आपको कोर्ट भी जाना होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं कहीं भी नहीं जा रहा। वो नींद से भरी आवाज़ में बोलते हुए अपने होंठों से उसके गालों को छू गया था। और जब अमन जहांगीर के हाथ शरारत करते हुए हाथ से बढ़ने लगे तो राहत समझ गई अब फरार की कोई राह नहीं थी। वो दोबारा से अमन जहांगीर के जुनून को सहने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि उसे खुद उसके जुनून में मज़ा आता था, दिल को एक सुकून मिलता था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे। अमन जहांगीर उसे एक नाजुक से फूल की तरह संभाल कर रखता था। वो अपनी माँ से मिलने भी जाती थी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें अमन जहांगीर जैसा दामाद मिला था। पूरे 6 महीने के बाद जैद इब्राहिम पैरोल पर छूट कर आया था और जब उसे राहत और अमन जहांगीर की शादी की खबर मिली थी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। नाश्ते की टेबल पर बैठा अमन जहांगीर नाश्ता कम कर रहा था, राहत को ज़्यादा निहार रहा था और उसकी नज़रों से राहत पजल हो रही थी। इस तरह शर्माओगी तो मुझे लगता है कहीं अभी इसी वक्त कमरे में लेकर न जाना पड़े, क्योंकि तुम्हारा ये शर्माया हुआ रूप मेरे जज्बातों को भड़का रहा है। अमन ने शरारत से उसके शर्म से लाल होते गालों को देखते हुए कहा था।
वो 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और ये 2 महीने दोनों ने बहुत तड़प कर गुजारे थे। अब सामने बैठी राहत उसके जज्बातों को बहका रही थी। उसकी बात पर राहत ने नजरें झुकाई थी और हल्की सी मुस्कान दी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक सामने नौकर खड़ा था। क्या बात है? अमन ने सख्त लहजे में पूछा। उसे इस वक्त अपनी प्राइवेसी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नौकर ने घबराते हुए कहा, साहब, कोई जैद इब्राहिम आए हैं और वो बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं। अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, माथे पर बल आए थे। जैद, उसने दांत भींचते हुए कहा। राहत जो ये सब सुन रही थी तुरंत घबरा गई। वो जल्दी से अमन के पास आई थी और उसका हाथ थाम लिया। प्लीज अमन, खुद के गुस्से पर काबू रखना। अमन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू में कर रहा है। तुम जानती हो राहत कि मैं अपनी हदें नहीं लांघता, लेकिन कोई मेरी हद लांघे मुझे ये गवारा नहीं। राहत ने बेबसी से उसका हाथ थामा। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई और परेशानी खड़ी हो। अमन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर उसके डर को देखकर अमन ने नजरें झुकाई। बोला, ठीक है चलो, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। वो दोनों नीचे की ओर बढ़े। अमन के कदम मजबूत थे, लेकिन गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। राहत उसके पीछे पीछे आई थी, दिल में अजीब सी बेचैनी लिए हुए। नीचे पहुंचते ही जैद की आवाज़ सुनाई दी, जो तेज और गुस्से से भरी हुई थी। राहत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये सच है कि तुमने इस आदमी से निकाह कर लिया? जैद की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अमन ने अपनी नज़रें उठाई और जैद की तरफ देखा। जैद की आंखों में गुस्से के साथ हिकारत थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने सख्त लहजे में पूछा। जैद ने राहत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इसका मंगेतर हूँ और मैं उसे यहाँ इस हालत में देखकर हैरान हूँ। तुमने इसके साथ क्या किया है? राहत ने कुछ कहने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अमन ने उसे अपने पीछे किया और खुद जैद के सामने खड़ा हो गया। तुम जिस लहजे में बात कर रहे हो वो मेरे सामने बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो पहले अपने लहजे को सही करो। जैद ने व्यंग हंसी के साथ कहा, ठीक है, तुम सफाई दो। क्या ये तुम्हारी बीवी है या तुमने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है? अमन ने जैद की आंखों में देखते हुए शांतिपूर्वक कहा, हाँ, ये मेरी बीवी है और हम अब दोनों अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर चुके हैं और तुम्हारा यहाँ अब कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारी ज़िंदगी में दखल दो। जैद ने गुस्से में कहा, ये झूठ है। राहत सिर्फ मेरी है। उसने मेरे साथ वफादारी करने का वादा किया था। तुमने इसे मजबूर किया होगा। राहत ने आंसू भरी आंखें जैद की ओर देखा और धीरे से कहा, जैद, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया था और जो तुमने मेरे साथ किया उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। तुम और तुम्हारे पापा ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। जैद ने झटके से कहा, यह सब झूठ है। तुम ये सब इस आदमी के कहने पर बोल रही हो। अमन ने कदम आगे बढ़ाए और जैद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो तुम्हारी हताशा को दिखाता है। तुमने इस लड़की को कभी इज्जत नहीं दी और ना ही तुम उसके लायक हो। राहत अब मेरी बीवी है और मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो तुम कभी न दे सके। जैद ने गुस्से में कहा, तुम उसे मेरी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। अमन ने गहरी नज़र राहत की तरफ डाली और फिर जैद की ओर मुड़कर कहा, मोहब्बत वही होती है जो इज्जत और भरोसे के साथ हो। तुमने उसकी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की थी और तुम्हें मोहब्बत की बात करने का अब कोई हक नहीं। राहत ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जान चुकी थी कि अमन ही वो इंसान है जो उसके लिए सही है, वही इंसान जिसने उसकी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। जैद ने आखिरकार हार मानते हुए टूटे हुए स्वर में कहा, यह ठीक नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है राहत। अमन ने जैद की ओर एक आखिरी नज़र डाली। अब बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगे। अमन गुस्से से जैद की तरफ बढ़ा था, लेकिन इससे पहले ही राहत ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, प्लीज़ अमन, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। राहत के रोकने पर अमन ने राहत को अजीब सी नज़रों से घूरा था। जैद चला गया। राहत ने अमन की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया अमन, आपने आज मुझे वो इज्जत दी है जो शायद किसी और ने कभी ना दी। वो कुछ और कहती इससे पहले ही अमन ने नाराज निगाह उस पर डाली थी और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अमन की नाराज़गी भरी नज़रों ने राहत को अचानक परेशान किया था। वो दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर चला गया और राहत वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में अजीब सा बोझ हुआ। वो जानती थी अमन का गुस्सा सिर्फ बाहरी था, लेकिन उसका दिल उसे मनाने पर मजबूर कर रहा था। कुछ पलों तक खुद से उलझने के बाद वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे पर दस्तक दी।
क्या है? अंदर से अमन की थकी हुई आवाज़ आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राहत ने धीमी आवाज़ में पूछा और अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाज़ा खोल दिया। राहत ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर आ गई। अमन सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उलझन और माथे पर गहरे बल थे। अमन, राहत ने झिझकते हुए कहा, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। राहत ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर जमीन पर बैठ गई। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अमन ने गहरी सांस ली और कहा, नाराज नहीं हूं, बस ये समझ नहीं आता तुम्हारे दिल में अब भी जैद के लिए जगह क्यों है। राहत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और दिल की गहराइयों में सच्चाई थी। आप गलत समझ रहे हैं अमन, जैद के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। अगर होती तो मैं आपके साथ यहाँ ना होती। फिर ये सब क्यों? तुम्हारी वो निगाहें, मुझे उसे चोट पहुंचाने से रोकना, ये सब क्या था? और क्यों आगे बढ़कर नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उससे नहीं? उसके साथ रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था। राहत ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो मैंने जैद को बचाने के लिए नहीं कहा था अमन, बल्कि मैं आपको कुछ भी होते नहीं देख सकती। जैद गंदगी से लिपटा हुआ एक बुरा इंसान है। आप उस पर हाथ उठाते तो कुछ छींटें आपके ऊपर भी जरूर उठती, और मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो अपने किए की सजा पा चुका है और अब भी कानून की नज़र में है। कानून उसे अपने तरीके से देख लेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी ज़िंदगी पर उसका साया भी पड़े। आपने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है अमन। आपने मुझे इज्जत दी, वो स्थान दिया जो शायद जैद कभी न दे सकता। मुझे पता है आपका गुस्सा आपकी मोहब्बत का ही एक तरीका है, और इसीलिए मुझे आपका गुस्सा भी प्यारा है, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। अमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मोहब्बत? राहत ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। हाँ अमन, मोहब्बत। अमन की सख्त नजरें नरम पड़ी थीं। उसने धीरे से उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तुमने मेरे अंदर के सख्त आदमी को नरम कर दिया है राहत। राहत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? अमन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माफ़? मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। ये मेरी अपनी उलझनें थीं जिन्होंने मुझे तुमसे दूर किया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राहत ने धीरे से कहा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। आपका साथ मेरे लिए सबसे कीमती है। अमन ने उसे अपने पास खींचा और नरमी से कहा, और मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ये वो पल था जहाँ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए पूरी तरह से जुड़े हुए थे। राहत ने अपने दिल में शांति महसूस की, और जब राहत को अपनी गर्दन पर गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसने कसमसाकर अमन की बाहों से निकलने की कोशिश की थी। लेकिन अब ये मुमकिन कहाँ था? 2 महीने से वो उसके लिए तड़प रहा था, और जब ये पल नसीब हुए थे तो मुमकिन ही नहीं था कि वो राहत को खुद से दूर जाने देता। उसने कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, और कुछ देर की कोशिशों के बाद राहत ने भी अपना आप उसके हवाले कर दिया था और अमन को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मान लिया था। जिंदगी में हर इंसान को इज्जत, मोहब्बत और विश्वास चाहिए। मोहब्बत का मतलब एक दूसरे के करीब आना और फिजिकल होना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, इज्जत देना और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होता है। जो इंसान आपकी इज्जत करे और आपकी रक्षा करे, वही आपका असली साथी होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।